Good morning to all of you. Am I audible, visible? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? वेरी गुड मॉर्निंग आकांक्षा. क्या आपको आवाज आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. साउंड 1 2 3 3 2 1. कैमरा, लाइट, ऑल ओके. राम राम साहिल यादव जी. प्रणाम प्रणाम. ऑल गुड. मैं बहुत ही अच्छा हूं अंकित. आई एम वेरी फाइन. मैं बहुत अच्छा हूं. आई एम फाइन. फीलिंग ग्रेट टू सी यू ऑल गाइज. गुड मॉर्निंग. ओम बहुत अच्छा शब्द है. चलिए, समय मिलता है तो कभी बात करेंगे ऑप्शनल के लिए. ठीक है. राधे 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 राधे. चलिए, तो मैं बिहार से, मतलब अब समझिए अलग हो गया है. झारखंड से हूं मैं यूजुअली. साहिबगंज जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट टाउन है. ज्योग्राफी के नजरिए से एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जो गंगा नदी को टच करता है. फ्रॉम माय नेटिव प्लेस इज साहिबगंज. गवर्नेंस पढ़ने के बाद मजा आता है. अच्छी बात है. हाँ, चलिए. जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय कॉन्स्टिट्यूशन. क्या क्या आप लोग, बहुत ही अच्छा स्लोगन्स आपके पास है. रिवाइज करने में सिलेबस समझ आता है और सिलेबस समझने के बाद पढ़ने में परम आनंद आता है. राधे राधे. गॉड ब्लेस यू डिम्पल. गॉड ब्लेस यू कृष्णा. अंजलि, गॉड ब्लेस यू. मैं बहुत ही अच्छा हूं. आई एम फाइन. चलो, तो कल से आगे बढ़ते हैं. और कल हमारी बात जो है एनआईए को लेकर के कुछ हो रही थी. आप जानते हैं एनआईए क्या है, किस चिड़िया का नाम है. ठीक है. तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक संस्था है. दीपक, आपका कमेंट तो शो हो रहा है. बिल्कुल शो हो रहा है. अच्छा अजीत, योर फर्स्ट क्लास, यू आर वेलकम इन माय क्लास. ऐसे के बारे में भी बताएंगे. ऐसे के लिए ना 1.5-2 घंटे का समय लगेगा. 1-2 दिन लग सकता है. कभी बारे बताएंगे आपको ऐसे के बारे में. आई भी नहीं पढ़ना है सौरभ, उसको जानना नहीं. बस इतना जानना है कि होम मिनिस्ट्री में है. क्वेश्चन बैंक मेंस का किसी पब्लिकेशन का मत लो, यूपीएससी से डाउनलोड करो अमित, है ना. और प्री के लिए कोई भी सॉल्व पेपर ले लो. सीसेट के लिए कभी मैं कैपेबल पर्सन नहीं हूं. सीसेट पढ़ाने वाले बताएंगे वो सब. सत्यम. पेपर 2023 में होगा. अच्छी बात है, कोई बात नहीं. कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? हिंदू पढ़ो, और हिंदी मीडियम का एक पढ़ लो आप, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण. गवर्नेंस के लिए कोई बुक नहीं है, मैं ही काफी हूं. चिंता मत करो रोहित. बुक में है भी नहीं. ये सब चीज बुक में है जो अभी तक पढ़े हो. इस तरीके से है, इसी तरीके से क्वेश्चन आता है ना. देखो, एनआईए के होते हुए अंजलि सीआरपीएफ के जवान पर अटैक कम हुए हैं, ऐसा बोलो. और क्राइम खत्म हो गया है लगभग, है ना. सिर्फ दक्षिणी कश्मीर में कुछ बचे हैं आतंकवादी, बाकी सभी ठोक डाले. और इन्वेस्टिगेशन बहुत ही अच्छे हुए. न्यू एजुकेशन पॉलिसी वर्सेस हम लोग करेंगे. एमपीपीसीएस की वैकेंसी आ गई. अच्छी बात है. चलिए, आप लोग को बहुत बधाई इसके लिए. सीसेट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है. कौन पढ़ाएगा, क्या होगा, आई डोंट नो. ठीक है, ठीक है. हरियाणा पीसीएस भी आ गया है तो अच्छी बात है. आप उसकी भी तैयारी करो. बधाई उसके लिए भी.
एनआईए का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, गृह मंत्रालय उसका आपको बताया ही था, अटैच्ड ऑफिस है। ठीक है, अच्छी बात है जेपीएससी कभी आ जाए। इंडिया की पुलिसिंग बहुत खराब है। मैं भैया ने हेलीकॉप्टर बनाया तो पुलिस उनके पीछे पड़ गई। नहीं धर्मेंद्र, आप समझ ही नहीं पाए मैंने क्या कहा। मैंने ये नहीं कहा था कि सेना पर ज्यादा खर्चा होता है। सेना पर तो होना ही चाहिए बॉर्डर पे। पुलिस आंतरिक सुरक्षा का काम करती है ना, सेना बाहरी सुरक्षा का काम करती है। आंतरिक सुरक्षा में काम करने के लिए सिविल पुलिस पर खर्च होना चाहिए, मिलिट्री पुलिस पर नहीं। ये प्रॉब्लम थी, मैंने वो कहा था। ध्यान से सुनना है, ठीक से समझना है बातों को। अब मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन कैसे ऐसे की प्रिपेयर करते हैं मैं बात कर लूंगा। अभी तो मुझे एथिक्स और गवर्नेंस के लिए ही कहा गया है, बट अभी देखते हैं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने एनआईए के बारे में कल कुछ बात किया था। क्या बात किया है, इसके बैकग्राउंड पर। ठीक है, इस पर हम लोगों ने कल बातचीत कर लिया है। एनआईए कैसे शुरू हुआ, ठीक है, क्या क्या कौन कौन सी कमेटी थी, कौन सा आयोग था। तो हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट नेशनल पुलिस कमीशन के दिनों से ही ये बात चल रही है कि हमारे पास एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो इन्वेस्टिगेशन करे और जिसके पास इंटर स्टेट जुरिस्डिक्शनल बाउंड्री हो। ठीक है, इंटर स्टेट जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटी हो, वो जांच कर सके, वो स्टेट्स के मैटर पर भी शो मोटो इन्वेस्टिगेशन कर सके, मतलब स्वयं के आधार पर किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। जैसा सीबीआई को, चूंकि वो सेंट्रल एजेंसी है, तो सीबीआई को एग्जैक्टली पूछना पड़ता है या राज्यों की सहमति उसके लिए आवश्यक होती है। ऐसा ना हो। अमेरिका हमसे अच्छा फेडरेशन है ना, बहुत ही बैलेंस ऑफ पावर अच्छा दिखता है वहां पे। फिर भी वहां पर एक एजेंसी एफबीआई बनाई गई है जो इंटर स्टेट जुरिस्डिक्शनल बाउंड्री होल्ड करती है, जब हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। ठीक है, तो यह सब फर्स्ट नेशनल पुलिस कमीशन के जमाने से कहा गया। उसके बाद आगे पद्मना भैया कमेटी और फिर सेकेंड एआरसी या वीरप्पा मोइली कमेटी ने ये कहा। ये जो नाम है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये नाम किसने दिया है? तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया है, जिसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली जी थे। और ये आयोग 2005 में गठित हुआ था। 15 रिपोर्ट इस आयोग ने दिए और एग्जैक्टली उसमें 8वां रिपोर्ट जो है वो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई से संबंधित था, कॉम्बैटिंग टेररिज्म, जिसके तहत एनआईए जैसी संस्था के बारे में, है ना, कहा गया कि भाई एक संस्था हो जो इंटरनल सिक्योरिटी या इंटरनल इंसर्जेंसी के लिए काम करे। ठीक है, एग्जैक्टली और इसको यहीं से हम लोग नाम इसका समझ गए। अब ये बड़ा इत्तफाकी था कि इसके बारे में कहा भी गया 2008 में, ये रिपोर्ट भी आता है 2008 में, 8वां प्रतिवेदन, और 2008 में ही 26/11 की घटना भी हो जाती है। तो अब इसकी अर्जेंसी को समझते हुए मनमोहन गवर्नमेंट ने बहुत तेजी से काम किया और दिसंबर 2008 में कानून इसका पारित कर दिया गया और 1 जनवरी 2009 से हमारे पास माँ है, मतलब एनआईए है। मतलब एक भयंकर टाइप की संस्था, एक जबरदस्त, एक नई, एनर्जेटिक, अत्यधिक शक्तियों से युक्त एक संस्था है जिसका नाम आप जानते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और ये इसके पूरे भारत में जुरिस्डिक्शन है। यद्यपि कानून एवं व्यवस्था एक राज्य सूची का विषय है और हम लोगों ने ये पढ़ा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों इस पे काम करती है, क्या ऑब्जेक्टिव है, बहुत सारी बातें हम लोगों ने की थी। तो आर्टिकल 355 ये वो बहुत सारा कुछ देखा था उसमें। हम लोगों ने पहले ही क्लास में ये बात किया था जब लॉ एंड ऑर्डर स्टार्ट किए थे। उसी क्रम में एनआईए भी मिल गया कि सेंट्रल लेवल पे या सेंट्रल एक्ट से एक संस्था बनाई गई जो एग्जैक्टली राज्यों की सहमति इसमें ली नहीं गई है, आधे से अधिक राज्यों की सहमति नहीं ली गई है, केंद्रीय कानून से
ये बना है और मतलब एक तरीके से कहा जाए तो संघात्मक व्यवस्था के विरुद्ध है, लेकिन फिर कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया तो भी कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैंने इसका औचित्य आपको बताया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। केंद्र सरकार की अपनी अलग लैंड, अपनी अलग भूमि नहीं होती है, वो जो भी करती है वो सबके लिए, स्टेट्स के लिए ही किया करती है। तो इसलिए एक अच्छी सी संस्था का संस्थानीकरण हो गया। अब आज हमें इसके मुद्दों को पढ़ना है, इसके इश्यूज के बारे में हमें जानना है। तो दो तरह के मुद्दे हमें एनआईए को लेकर के मिलेंगे। एक तो ये मिलेगा कि एग्जैक्टली जो एनआईए हमने बनाया है ना, एनआईए वर्सेस सीबीआई, एक संस्था पहले ही से थी हमारे पास, बहुत अच्छी संस्था है ये, इसके बारे में आप सब कुछ जान चुके हैं। उसके होते हुए क्या जरूरत था इसका, ठीक है। और फिर भी अगर बनाया है तो इन दोनों के बीच झगड़ा होता है, क्योंकि आप जानते हो सीबीआई में जनरल ऑफेंस विंग होते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग होते हैं, और ये आर्थिक अपराधों को भी देखती है। बॉम्ब ब्लास्ट भी अगर हुआ है उसके बारे में भी ये काम करती है, और कोई अपराध जो प्रधानमंत्री जांच कराना चाहें इसके लिए वो काम करती है। और किसी ने पहले ही कमेंट में लिखा था कि ये किस तरह के केंद्र के अपराध की जांच करेगी। केंद्र में भी तो बहुत सारे मंत्रालय हैं ना और विभाग हैं। किसी संस्थान से संबंधित कोई क्राइम होता है तो एक एजेंसी तो होनी चाहिए, तो इसके लिए एजेंसी है। और बॉम्ब कांड ये सब क्या है, आतंकवादी ही करते हैं। और अब फिर आतंकवाद से निपटने के लिए, आंतरिक सुरक्षा के मैटर पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक ऐसी संस्था बनाई गई एनआईए, जिसको पूछने की जरूरत नहीं है, उसको तो पूछने की जरूरत पड़ती है। तो एक ही बार में कंक्लूजन नहीं निकाल लेना है कि हाँ ये अच्छी है या इसी को करने देना चाहिए, नहीं, ये देखेंगे हम लोग। और एनआईए अमेंडमेंट 2020 नहीं है, 19 में ही हुआ है, जब जम्मू कश्मीर में 370 हट रहा था, उसी समय ये सब बातें हुई हैं, ठीक है। और हुआ क्या है कि जब अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो है उसके तहत एनआईए को कुछ अधिकार दिया गया। जैसे आप मूल अधिकार पढ़ोगे तो मूल अधिकार में जब आर्टिकल 33-34 ये सब में जाओगे ना, 33, 34, 35 वाले जगह पे, तो वहां आपको अफ्स्पा जैसे कानून आपको मिलेंगे, ठीक है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो कई ऐसे मामले होते हैं जब लोगों के मूल अधिकारों पर नियंत्रण कर लिया जाता है, जैसे देखते ही गोली मार देने का अधिकार, जहां पर भी अफ्स्पा कानून लागू होगा वहां पर होता है, शूट एट साइट, ठीक है। और किसी भी वाहन को चेक करने का, बिना वारंट अरेस्ट किसी को भी उठाया जा सकता है जम्मू कश्मीर में, इस तरह की चीजें हैं। अब ये सब के साथ एक और कानून है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, उसमें भी अमेंडमेंट करके एनआईए को कुछ शक्ति दी गई है, जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे। इसलिए हमने कहा कि मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन आज के समय में इंडिया में ये बनता जा रहा है। और सीबीआई की सौतन भी हो गई है, वो सब क्या मामला है इसको देखेंगे। दूसरा हमें ये पढ़ना है कि एनआईए वर्सेस राज्य सरकार, राज्य सरकारें क्यों विरोध करती हैं, ठीक है। सिंपल है, ये केंद्र के कानून से बना है, आप जान चुके हो, बैकग्राउंड आप पढ़ चुके हो, कल ही केंद्र के कानून से बना है। और कल हमने आपको नहीं ये बात बताया कि आधे से अधिक राज्यों की सहमति ली गई, कोई सहमति वहमति नहीं ली गई। तो केंद्रीय एक्ट से है और राज्य के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, जबकि इन्वेस्टिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब स्टेट लिस्ट का मैटर होता है। और जब पी चिदम्बरम साहब थे, है ना, होम मिनिस्टर, उस समय विकीलीक्स का एक केबल लीक्स आया था। आप जानते हो एक व्यक्ति है असांजे, जिन्होंने 40-45 साल तक जो केबल लीक्स होते हैं, जो आप कहीं नेट वेट पे बातचीत करते हैं, उससे गोपनीय सूचना निकालता है, और उसका वेबसाइट है ना, विकीलीक्स करके, उसमें लीक ही बताता रहता है, अंदर की बात बताता रहता है। तो उसमें एक लीक आया था कि भाई जब पी चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे, तो गृह मंत्री रहते हुए भी पी चिदम्बरम ने ये कहा था कि ये जो एनआईए है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गैर संवैधानिक है। क्यों? अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत का केबल लीक सामने आया था और हंगामा हो गया था, ठीक है, कि भाई बताओ यार, एक कंट्री का होम मिनिस्टर ये बात कहता है
कि ये क्या है, केंद्र के कानून से ये बनी है संस्था और राज्यों में अपने मन से हस्तक्षेप करती है। स्यो मोटो इन्वेस्टिगेशन स्टेट्स में ये करती है। तो कहीं ना कहीं ये संस्था जो है वो कोई बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है, या इंडियन फेडरेशन के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। और इस तरीके से बात जो है होती है। रॉ और एनआईए में क्या फर्क है? सर मेरा कमेंट का भी रिप्लाई दीजिएगा, रॉ एनआईए में क्या फर्क है? देखो, रॉ का काम क्या है, एनआईए का काम क्या है? रॉ क्या करती है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। जो आईबी हमारे घर में काम करती है, इंटेलिजेंस का, यानी गोपनीय सूचनाओं को लेने का, अपराध से पहले कि अपराधी क्या सोच रहा है कहीं पे ब्लास्ट करने के लिए। ये भारत में अगर कुछ होगा, कोई अंदरूनी गोपनीय सूचना, जिसको आसूचना कहते हैं, अगर कोई इकट्ठा करता है तो उसका नाम है आईबी। और जब इंडिया से बाहर, जैसे पाकिस्तान में बैठ करके या दुबई में बैठ करके भारत के दुश्मन क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त अगर होता है तो वो क्या ऐसा करते हैं, ये सब काम पता लगाना रॉ का है। लेकिन वो क्या है, इंटेलिजेंस का काम है ना। और एनआईए में क्या शब्द लगा हुआ है? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इज समथिंग डिफरेंट थिंग। कोई घटना घट गई तो जांच करेगा। घटना के बाद काम किसका है? एनआईए का। और घटना के पहले रॉ का काम है, ठीक है, या आईबी का काम है। अब ये पुलिसिंग को चलाने के लिए ये सब चीज जरूरी है, ठीक है। इंटेलिजेंस भी होना चाहिए, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए, प्रोजिक्यूशन भी होना चाहिए। ये सारी चीजें पुलिसिंग के लिए जरूरी होती हैं, समझ गए? ये दोनों में अंतर है। तो अब चलिए स्टार्ट हो जाते हैं और सीबीआई और एनआईए के विवाद को देखते हैं। एनआईए वर्सेस सीबीआई, ठीक है। देखिए, सीबीआई के स्ट्रक्चरल अगर हम बात करें लेवल पर, तो हमने आपको सीबीआई में बताया था कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में 2 विंग बने हुए हैं। एक को कहते हैं जनरल ऑफेंस विंग और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, है ना, ये है। और इसको 3 तरह का काम करना होता है। बम कांड का डिस्पोजल, ठीक है, आर्थिक अपराध, कोई भी सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी से लेकर के हवाला का कोई क्राइम ऐसा हो, या अन्य कोई भी अपराध, अन्य अपराध, है ना, पीएम जिसकी जांच कराना चाहते हैं। अब ये कोई भी हो सकता है, ये आतंकवाद के विरुद्ध भी हो सकता है, कोई मासेकर हो सकता है, कोई जातीय कांड हो सकता है, कोई ऑनर किलिंग का मामला हो सकता है, कुछ भी। राज्य सरकार कुछ कहेगी पीएम से कि भाई आप करवा दीजिए ऐसा, ठीक है, उस केस में ऐसा होता है। और इसी तरीके से, ये तो बात है सीबीआई की। दूसरी बात है एनआईए। तो एनआईए तो एक्ट बना हुआ है। एनआईए एक्ट के तहत अगर हम बात करें तो सेक्शन 8 और 9 जो है इसकी भूमिका के लिए बताया गया है। सेक्शन 8 और 9 में इसकी भूमिका है, और इसे भी इसी तरह की भूमिका दी गई है, जैसे बम कांड को डिस्पोज ऑफ करना, नक्सलवाद, आतंकवाद, ये सब से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करने का काम है। तीसरा जो है आंतरिक विप्लव। आंतरिक विप्लव, विप्लव का मतलब होता है इंसर्जेंसी, है ना, चाहे कैसे भी कोई ब्लास्ट करता हो, कोई भी अलगाववादी कोई कर देता हो, कोई टेररिस्ट अटैक हो, आंतरिक विप्लव, कहीं भी आगजनी की घटना हो, किसी भी तरह का, है ना, ये सब चीजें इसमें शामिल हैं। ये ध्यान रहे कि एनआईए को सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं जांच करने का
दिया गया है। तो अगर हम देखें तो सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ दें, इसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी तो सब उसको है ही, ओवरलैपिंग ही है। ये एक अपवादजनक है। ये क्या है? अपवादजनक तरीके से सीबीआई के पास इसका अधिकार है। सीबीआई के पास इसका अधिकार है। कभी साहिल बात होगा ना, हालांकि वो सब आंतरिक सुरक्षा में पढ़ते हैं, बताएंगे। अभी हमारा चैप्टर संस्था है ना, तुम लोग पूछते हो तो फिर और मैं बताऊंगा अभी कभी, अभी भी हम लोग कर सकते हैं, पर ये विषयांतर हो जाएगा। अभी बात करेंगे, आपको कभी नक्सलवाद, अलगाववाद, माओवाद सबके बारे में बता देंगे। अब अभी पूछ दिए हो तो ब्रीफ में बता देता हूं। देखो, नक्सलवाद जो है एक ऐसा अपराध है जिसका कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। वेस्ट बंगाल में एक जगह है नक्सलबाड़ी, जहां से इस तरह की समस्या हुई कि जमीन गरीबों के हाथ में था और उसको हड़प लिया गया था कुछ सवर्णों के द्वारा। वहां से एक स्टार्ट हुआ है ना, और अब धीरे धीरे अलग अलग तरीके से ये फैल गया है। अब पूरे भारत में इसका स्वरूप डिफरेंट है। अब ये कोई छोटे मोटे अपराध से भी रिलेटेड है, ठीक है। हालांकि जमीन और जायदाद से लेकर के ये हिंसा जो है इससे ये जुड़ा हुआ, हालांकि औरतों पर, महिलाओं पर होने वाले अपराध के विरुद्ध भी कहीं कहीं है ना ऐसा किया जाता है। तो नक्सल शब्द जो आया है नक्सल बाड़ी से, जो वेस्ट बंगाल में एक जगह है, बाड़ी कहते हैं घर को बंगाली में, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और आप जो पूछे हो आतंकवाद, तो आप जानते हो कि क्रॉस बॉर्डर जो होता है उसको आतंकवाद कहते हैं, ठीक है। और जिसमें आंतरिक विप्लव बड़े स्तर पर किया जाता है, ये आतंकवाद है, ठीक है। और अगर हम माओइस्ट पैटर्न को देखें तो हालांकि माओ जेडांग तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते थे, वो थोड़ा सा समाजवादी क्रांति से लेकर के चला गया है। और माओइस्ट ऐसे होते हैं जो स्टेट पर अटैक करते हैं, राज्य के, है ना, जैसे पुलिस वालों पर, स्टेट एजेंसियों पर वो अटैक किया करते हैं। तो भारत में जो नक्सली हैं और माओइस्ट हैं उनका नेचर काफी मैच करता रहता, कभी आपको हम बताएंगे, है ना। अब ये सब बात ही पूछोगे कि सवर्ण का मतलब क्या होता है, तो आईएएस का तैयारी कैसे होगा जी, क्या होगा? आर्थिक अपराध क्या है सर? मैं बोलता भी हूं तो सुनते नहीं हो तुम लोग ठीक से। आर्थिक अपराध देखो कोई भी हो सकता है, इनकम टैक्स का हो सकता है, सर्विस टैक्स का हो सकता है, हवाला का भी हो सकता है। ये हमने बताया है अभी थोड़ी देर पहले ही, जब भी हमने एक लिखा था, पिछले दिनों भी पहले भी बताया है, ठीक है। तो ये दोनों के वर्क को अगर देखें तो ये ओवरलैपिंग नेचर का होता है, ठीक है। तो समस्या क्या है, हमें ये जानना है, दोनों में विवाद का प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। एनआईए एवं सीबीआई के बीच, लिखते जाओ, यही नोट्स है, यही पॉइंट वाइज नोट्स लिखो हमारे साथ। सीबीआई के बीच है ना क्षेत्राधिकार के स्तर पर परस्पर व्यापन दिखाई देता है, ठीक है। दोनों की भूमिकाएं लगभग एक समान नजर आती, दोनों की भूमिकाएं लगभग एक समान नजर आती, ठीक है। और इसके बाद जो है
सीबीआई शुरू से जिन कार्यों को करती थी, जिन कार्यों को करती थी उसे, अब लिख लीजिए, सीबीआई शुरू से जिन कार्यों को करती थी उसे अब एनआईए को दिया गया है, जो संस्थागत विवाद को जन्म देता है। ठीक है, बम कांड के मामले में सीबीआई की कार्यकुशल कार्य संस्कृति रही है। ठीक है, और अब एनआईए ऐसे मामले पर हस्तक्षेप करती है। तो विवाद बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके ओवरलैपिंग के पॉइंट्स हैं। उसके बाद पिछले साल क्या किया गया कि एनआईए कानून में अमेंडमेंट करके उसे अधिकार दे दिया गया। एनआईए एक्ट में संशोधन, एनआईए एक्ट में संशोधन करके पिछले वर्ष उसे और सशक्त बनाया गया। क्या किया गया है इसे हम लोग अभी अगले पेज पर देखेंगे। ठीक है, किस तरीके से उसे और एम्पावर किया गया इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगले पेज पर आते हैं। क्या एम्पावरमेंट हुआ है 2019 में एक्चुअल में जेएंडके में? जब आप लिख चुके हो ना, कुछ छूटा तो नहीं है? क्या चेंज हुआ? ठीक है, एनआईए एक्ट में संशोधन। ठीक है, देखिए, एक इंदिरा जी के जमाने से एक बना हुआ कानून है, बड़ा जटिल और महत्वपूर्ण कानून है। आप जानते ही हैं कि दबंग पार्ट 1 था वो, अभी दबंग पार्ट 2 चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो होगा, स्टेट एम्पावर होके कुछ काम करेगी। तो एक कानून बनाया था इंदिरा जी ने, यूएपी, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ये एक्ट इंदिरा गांधी का बनाया हुआ है 1967 का। इसका फुल फॉर्म क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज
प्रिवेंशन एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट 1967, ठीक है। तो इसमें इसका एक सेक्शन है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, इसका है सेक्शन धारा 43A 43A। ये ऐसी शक्तियां देता है कि अजीत पहले पढ़ो ना ध्यान से, जो पढ़ा रहे हैं। दोनों जांच कर सकती है कि दोनों प्यार कर सकती है, बताऊंगा ना, पहले पढ़ो, देखो, खुद ही बात होगा। यू शुड हैव पेशेंस, यू ऑल हैव शुड हैव पेशेंस, ठीक है। आप इसको देखो, जो यहाँ पे लिखवा रहा हूं इसको देखो, शब्दों पे ध्यान दो, सुनो, है ना। चलो तो 43A के तहत जो है कुछ अधिकार दिया गया है, ठीक है। और एग्जैक्टली इसमें ये है कि किसी को भी, ठीक है, उठाया जा सकता है, अनलॉफुल एक्टिविटी में अरेस्ट किया जा सकता है। ये कहता है बिना वारंट ऑब्लिक सूचना, हाँ, पूर्व में दिए हुए किसी भी पदधारी को गिरफ्तार किया जा सकता है। अरेस्ट करने के लिए कुछ भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कोई भी मुख्यमंत्री, सांसद, कोई भी हो। अब कोई भी का मतलब अपवाद क्या होगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल, जिसको इम्यूनिटी है। अब फिर ये मत पूछना कि प्रधानमंत्री को कर सकते हैं कि नहीं, या चीफ सेक्रेटरी को कर सकते हैं कि नहीं। हमने लिख दिया कि किसी भी पदधारी को गिरफ्तार, एक्सेप्ट, अपवाद इसका क्या है, इसका क्या है अपवाद, आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति को और राज्यपाल को इम्यूनिटी दी गई है। किस ग्राउंड पे होगा, अनलॉफुल एक्टिविटी बोले तो क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका सेंस क्या है। तो एग्जैक्टली इसमें ना कई सारी चीजें हैं। अनलॉफुल एक्टिविटी में आतंकवाद भी हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा अपराध जो राष्ट्रद्रोह हो सकता है, राष्ट्र, है ना, द्रोह, या जिसको ट्रीजन कहते हैं। अब ट्रीजन अपने आप में इतना बड़ा शब्द है, देश के साथ गद्दारी, ऐसा हो सकता है। जैसा मुंबई में ब्लास्ट हुआ था, है ना, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद जो दंगे भड़के, उसमें मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था, तो कोई तो कस्टम का ऑफिसर होगा वहां पे जिसने देशद्रोह किया, और इतना ज्यादा TNT मुंबई में गया, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ऐसे ही तो आ नहीं जाएगा कहीं से। तो कुछ भी ऐसा कर सकते हैं और इस ग्राउंड पे उठाया जा सकता है। और 8-9 एजेंसी ऐसी है भारत की जो एग्जैक्टली वो किसी को भी इस तरह से कर सकती है। हमने आपको बताया था ना कि जब NIA वाले आ जाएंगे तो कोई बड़ा बड़ा आदमी होगा, मान लो चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, कोई बड़े पद पर, तो खुद ही फोन देते हैं कि लो जिसको बात करना है बात कर लो, किसको बोलोगे बताओ, और फिर उसके बाद धीरे से प्यार से आओ आओ लेके चले आएंगे, समझ गए। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी को भी उठा सकते हैं, किसी का भी फोन ट्रैक कर सकते हैं, कुछ भी कर, दे कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो ये उसी तरह का है कि जो आर्टिकल 33-34 वाला कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखते हैं कि कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। ये किसने बनाया था, दबंग पार्ट 1 में हुआ है ना। अब दबंग पार्ट 1 था तो पार्ट 2 में तो कुछ तो चलेगा ना जी इसका। तो अब क्या किया गया है, NIA में संशोधन, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। NIA को अब UAPA कानून से सत्ता का अभ्यास करने का अधिकार
दे दिया गया है। ठीक है, ये जो ईडी जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होती है ना, डायरेक्टरेट के बारे में बताए हैं ना, निदेशालय, तो वो केंद्र में तो होती नहीं है बट अपवादजनक परिस्थिति में बनाई जाती है। जैसे ईडी हो गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, या फिर डायरेक्टरेट ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल, आपूर्ति एवं निपटान का निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ऐसे कुछ डायरेक्टरेट होते हैं जो पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ईडी को क्या काम दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जुड़ी हुई है। ये अगर कोई हवाला होता है ना, हवाला का पैसा, जैसे मान लो कोई कनाडा में कोई प्रॉपर्टी किसी ने लिया और यहीं पे दिल्ली में चांदनी चौक में उसको पैसा दे दिया गया, कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, इसको हवाला जैसी चीज कहते हैं। उन सब की इन्वेस्टिगेशन के लिए ये काम करती है। ठीक है, मिस इंटरप्रिटेशन, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स एंड मनी, ये जब भी होगी तो ईडी का मामला ये बन जाएगा। ठीक है, ऐसा है। तो ये आप देखोगे कि यूएपीए कानून से एनआईए को अधिकार दे दिया गया। यानी आप क्या समझे, एनआईए क्या कर सकती है? किसी को भी उठा सकती है। किसी को मतलब एक्सेप्ट 361 आर्टिकल, आप समझ गए? तो इसको और सशक्त बना दिया गया, बहुत एम्पावर किया गया। प्लस इसको और क्या अधिकार दे दिया गया? एनआईए विदेशी मामलों में भी आपराधिक अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन की जांच कर सकती है। अब इसको बाहर दे दिया गया। और आप पहले से पढ़ चुके हो कि एग्जैक्टली जो सीबीआई है, सीबीआई इंटरपोल के साथ अटैच थी, बहुत ही इलीट एजेंसी थी, वो इंडिया से बाहर कर ही रही थी। अब एक नई सौतन आ जाएगी तो सीबीआई को तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो सीबीआई और एनआईए के बीच का विवाद तो होना ही है। जब स्टेट एंड सेंटर में वन गवर्नमेंट होती है तो सीबीआई के निष्पक्षता पर सवाल उठता है। तब सुप्रीम कोर्ट के पास सीबीआई जैसी नहीं होनी चाहिए। ये सब मैं बता चुका हूं यार, राजनीति की बातें कर चुके हूं। देखो, विपक्षी दल ऐसा कहता है लेकिन इसमें कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है। सीबीआई कोई पॉलिटिक्स नहीं करती है, क्योंकि बिना स्टेट के रिकमेंडेशन के उसके यहाँ जा ही नहीं सकती। तो कोई भेदभाव के लिए कोई पॉइंट ही क्या है, नंबर 1। और सुप्रीम कोर्ट अगर भेज देगी तब तो जाना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ही है ना जो रूल ऑफ लॉ को यहाँ पे रिस्टोर करती है, परिभाषित करती है। ये बात सब हो चुकी है पहले। अब क्लास में नहीं थे इसका मतलब, या सिंसियर नहीं थे, उस वीडियो को ठीक से देखिए। मैंने पढ़ाया है सीबीआई के बारे में, उनके मुद्दे को पढ़ाया है। एनआईए में इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर को इंडिविजुअल को भी टेरर बना सकती है क्या? बिल्कुल। देखो, एनआईए को सकती है ना कि वो टेररिज्म को परिभाषित करती है, इंडिविजुअल को कर सकती है, लेकिन ऐसे ही नहीं कर देगी ना। ये बड़ा संगीन मामला है मजहर। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को कह देगा कि आतंकवादी है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कहता है तो सुप्रीम कोर्ट ने ग्राउंड दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट हो सकता है। और आपको मैं बताऊं, जो हैबियस कॉर्पस है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, वो सिर्फ इसके लिए नहीं होता है कि कोई मतलब पुलिस ने पकड़ लिया तभी होगा। इस मैटर पर भी बंदी प्रत्यक्षीकरण हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। हाँ, ईडी ने किया था पी चिदम्बरम के मामले में, क्योंकि उनकी बेटे की कंपनी थी, उसमें 250-300 करोड़ रुपए उन्होंने लिए थे। ठीक है, तो वो ऐसा शक था एजेंसी को कि वो किसी काम के लिए हुआ था और वो फाइनली वहां तक पहुंचा। उसका इन्वेस्टिगेशन जब भी ऐसा होगा तो ईडी करेगी इन्वेस्टिगेशन। सत्ता का अभ्यास करने का मतलब है कि उस पावर को यूज करना, एक्सरसाइज। नितिन पटेल, आप क्लास में थे क्या? नितिन पटेल, आप क्लास में नहीं होंगे। देखो, सीबीआई कभी भी परेशान नहीं कर सकता है विपक्ष को।
क्योंकि विपक्षी दलों का अगर शासन कहीं है राज्य में तो बिना उनके बुलाए, बिना उनके रिकमेंडेशन के सीबीआई जांच ही नहीं कर सकती है। ये पॉइंट क्यों नहीं समझ रहे हो कि सो मोटो इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, वो सेंट्रल एजेंसी है, सुप्रीम कोर्ट ही भेज देगी तो जाएगी, अन्यथा नहीं। ठीक है, एनआईए नहीं करेगी ना, रोकी। एनआईए सुशांत के मैटर पे नहीं कर सकती है, क्योंकि एनआईए आतंकवादी जैसे मैटर पर होगी। अब जांच करते करते पता चल जाए कि सुशांत का मर्डर हुआ है और आतंकवादियों ने किया है, तब जरूर जाएगी एनआईए भी, लेकिन ऐसा मामला वो नहीं है, इसलिए वहां पे नहीं गई। ठीक है, चलिए इधर ध्यान दो। तो विदेशी मामलों में भी आपराधिक अन्वेषण की जांच कर सकती है, यह अधिकार दे दिया गया अमेंड करके। पहली बार जांच भी कर लिया है, पहली जांच श्रीलंका में कर चुकी है। तो एनआईए जो है एक तरीके से जो अधिकार है मतलब सीबीआई के पास था, सीबीआई इंटरपोल के साथ मिलकर के इन्वेस्टिगेशन करती थी, अब वो सारे जगह पर एक दूसरी एजेंसी पहुंच रही है। तो ऐसा विवाद होता रहता है, इस तरह की समस्याएं होती हैं। ठीक है, और आप देखोगे कि जैसे दिल्ली का मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि दिल्ली में एक बार हाई कोर्ट के सामने बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे कई साल पहले, और उस समय मतलब 10 साल लगभग हो गए होंगे, 2011-12 की बात है। उस समय पी चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो और ये एनआईए बन गई थी। तो दिल्ली क्या है, कमिश्नरेट सिस्टम है। कमिश्नरेट सिस्टम है तो यहाँ पे तो स्पेशल ब्रांच अपने आप में बहुत अच्छी है ना, यहाँ की पुलिस बहुत ही अच्छी है। तो जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल ब्रांच के लोग पहुंचे और वहां पे अपना फीता उता बांध दिया कि जो साक्ष्य है वो खराब ना हो। तब तक क्या हुआ कि बॉम्ब कांड है, अभी आपको बताया ना, सीबीआई इसको अपना मतलब कुछ वैसा समझती है, बॉम्ब कांड का जांच करते रही है ना पहले से। आपको यहाँ पे कहीं लिखा होगा हमने, हाँ देखिए, बॉम्ब कांड तो ये बहुत पहले से देखते रहिए। तुरंत सीबीआई वाले पहुंच गए कि ये तो मेरा मामला है, और जाते ही सीबीआई जैसे ही पहुंचती है इनको साइड कर दिया दिल्ली पुलिस को, हटो निकलो इसमें से। अब इतना होने के बाद अब चूंकि एनआईए भी आ गई थी, इसको भी बम कांड का इन्वेस्टिगेशन करने को दिया गया है। एनआईए वाले भी पहुंच गए, कह रहे अब क्या, अब आपका जमाना गया, अब चलो अजनबी बन जाएं हम दोनों, अब हमें देखने दो, ये हमारा मामला है और हम जो है स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, आप तो एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, हम कानून से आए हैं। अब इस तरीके से विवाद हो गया, अब इन्वेस्टिगेशन शुरू ही ना हो। तो इत्तेफाक से उस समय पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, संसद में भी ये बात उठ गई कि जब भी मल्टीपल एजेंसी बनेगी ना, मल्टीपल एजेंसी जहां पे भी होगी, जैसे अमेरिका में है, तो आपस में खूब सारे झगड़े होते हैं। और इसमें अब बहुत सारी फिल्में आप ऐसे देखे होंगे जहां पे नेवी सील्स, डेल्टा, मार्शल्स, एफबीआई, सीआईए के बीच में झगड़ा होता रहता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया उस समय, और पी चिदम्बरम साहब के हस्तक्षेप से जो दिल्ली में हाईकोर्ट के सामने ब्लास्ट हुआ था, उस पर जो इन्वेस्टिगेशन है, वो इन्वेस्टिगेशन एग्जैक्टली किसने शुरू किया, एनआईए ने शुरू किया। ये उसके इनर सर्किल में थी और ये काम करती थी। ठीक है, ये पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। श्रीलंका में ब्लास्ट था इसलिए गई थी। ठीक है, तो कोई भी ऐसा मैटर अब बाहर पे होगा ना, तो ये भी जाकर के एनआईए भी जांच करने लगेगी। तो एक तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है। इस वजह से क्या है, इन दोनों में विवाद बढ़ने लगे हैं, काफी विवाद होना शुरू हो गया है एनआईए और सीबीआई के बीच में। तो अब ठीक कैसे होगा, इसे झगड़े को निपटाएं कैसे? अगर ये मल्टीपल एजेंसी होगी तो इसको निपटारा कैसे करें, ये पॉइंट हमें बनता है। ठीक है, अरे भाई एनआईए किससे जुड़ा हुआ है? पवन किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? होम मिनिस्ट्री से। और वो कानून से बनी हुई संस्था है, उसको किसी अधिकार देने की जरूरत नहीं है। उसको कार्य क्या करना है उस कानून के द्वारा परिभाषित किया गया है, तो अपने आप जाएगा करने के लिए, है ना, ये बात है। और कुछ उसको इंस्ट्रक्शन देना होगा तो गृह मंत्रालय देगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से जुड़ी हुई संस्था है, अटैच्ड ऑफिस है। ठीक है,
चलिए, तो इस तरीके से ये विवाद है। अब इसका समाधान कैसे होगा? समाधान तो पहले तो आपको ये कहना चाहिए कि ये बड़ा स्वाभाविक है। जब विकास की प्रक्रिया बढ़ती है तो बहुल संस्थानों की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता, ठीक है, विकास की प्रक्रिया बढ़ती है तो बहुल संस्थानों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आवश्यकता पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में विवाद स्वाभाविक है। तो विवाद तो होगा। आप मल्टीपल एजेंसी अगर बनाएंगे तो आप आसानी से ऐसा देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है कैसे इसको सॉल्व करें, है ना, क्या करना होगा। ऐसी परिस्थिति में इनके बीच समन्वय करने हेतु एक तटस्थ संस्थान की आवश्यकता होती है जैसा संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में बनाया गया। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट करने के लिए एक संस्था होती है जिस पर हम देखेंगे। ठीक है, और रोहित कह रहे हैं कि सर हमारा कमेंट नहीं आ रहा है, आपसे कुछ जमीन जायदाद का झगड़ा होगा हमारा। क्या कमेंट है आपका? क्वेश्चन पूछो, आंसर कैसे चेक कराएं? आंसर आप बात करिए मैनेजमेंट से, मैं भी बात करूंगा तो आपको पता चलेगा आगे कि कैसे हो सकता है। ठीक है, अभी तो हमारी बात हुई नहीं है, मैंने आपको बताया था बात करूंगा मैं। ठीक है, हाँ चलो, तो क्या अमेरिका में किया गया है इसको समझो। अमेरिका में भी मल्टीपल एजेंसी थी, तो वहां पे एक संस्था बनी जिसका नाम है NCTC, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, जो एक पैसिव संस्था है। ठीक है, और एग्जैक्टली उसको पब्लिक एड अभी कोई हमारी बातचीत नहीं हुई है ऑप्शनल की, आपको पढ़ना हो तो रीड IAS में आप पढ़ सकते हो अभी फिलहाल, है ना। अगर बात होती है तो हम आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें जानना है कि NCTC जैसी संस्था हो। जैसे क्या हुआ अमेरिका में, जब 9/11 की घटना हुई तो 3 साल के अंदर अंदर यानी 2004 में एक संस्था बनाई गई, और वो थी होमलैंड सिक्योरिटी की डिपार्टमेंट, अलग से बनाई गई गृह मंत्रालय के होते हुए भी, और वहां पर NCTC जैसी संस्था बनी। अब ये NCTC क्या करती है? NCTC इसका क्या मतलब है? नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। इस पर भी पढ़ेंगे, आगे चल करके बात करेंगे। ठीक है, और NCTC ये तय करती है, ये पैसिव संस्था है, ये कोई पुलिसिंग की प्रत्यक्ष रूप से काम नहीं करती है। जैसे जो USA का जो मॉडल है,
इस पे कुछ बात अगर हम करें तो यह एक निष्क्रिय पुलिसिंग की संस्था है। ठीक है, निष्क्रिय पुलिसिंग की संस्था है। ठीक है, तो ठीक है, अभी अब्दुल रहमान जी क्लियर होगा क्यों ऐसा हुआ क्यों नहीं हुआ, बात करेंगे। निष्क्रिय मतलब डायरेक्ट जा करके हस्तक्षेप करना या हिरासत में लेना, ये सब काम एनसीटीसी नहीं करती है। इसके पास क्या है, गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है, वरना ये भी एक मल्टीपल एजेंसी बन जाती, इससे भी और झगड़ा होता वहां पर। जैसे यूएसए में ढेर सारी संस्थाएं, बहुत सारी मल्टीपल एजेंसी हैं, है ना, जैसे एफबीआई है, ठीक है, और सीआईए है ऑलरेडी, ठीक है, और नेवी सील्स है ना, डेल्टा, मार्शल, सीक्रेट सर्विस, बहुत सारे हैं, बहुत मल्टीपल एजेंसियां हैं। तो इनके बीच झगड़े तो बहुत ही ज्यादा होते हैं, इसलिए इनमें क्या है, विवाद या कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। उसको सॉल्व करने के लिए एनसीटीसी बनाया, और ये क्या करती है एग्जैक्टली एक है ना, एक अच्छे कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाती है, समन्वयक की भूमिका निभाती है, समन्वयक की भूमिका। अब देखो समन्वय कैसे करती है, इस बात को समझो। जैसे ये एनसीटीसी ही है जो तय करती है कि कौन सी एजेंसी बम कांड की जांच करेगी, कौन सी एजेंसी जो है आतंकवादी घटनाओं की जांच करेगी, कौन सी एजेंसी कोई मासेकर की जांच करेगी, ब्लडशेड की जांच करेगी, या कोई नक्सली गतिविधि, अलगाववादी गतिविधि होगी तो एग्जैक्टली जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये तय करती है। ठीक है, यानी ये एक तरीके की क्या है, अन्वेषण, शोध करने वाली संस्था है। जैसा विश्वविद्यालय होता है ना, वैसा ही शोध, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की ये संस्था है। रिसर्च करती है, अन्वेषण करते, डायरेक्ट इसमें नहीं जाती है, और अपराध को परिभाषित करती है, अपराध को परिभाषित करना, ये इसका काम है। ठीक है, तो क्राइम को एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करने का ये कार्य करती है कि भाई, और डिफाइन करने का कार्य करती है कि किस नेचर का काम है। तो एनसीटीसी ही तय करेगी, है ना, यही तय करेगी कि कौन सी संस्था, है ना, किस अपराध की जांच के लिए सही है या आवश्यक है, सही है, या जो इन्वेस्टिगेशन होगा और वो इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से कर पाएगी, बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए कि कोई बम कांड होता है, यहाँ पे मान लो कोई जगह है, यहाँ बम कांड हुआ, यहाँ ब्लास्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ कोई बम कांड हुए। अब कौन सी संस्था जाए पहले, तो इसका एक देखो इनर सर्किल होगा, एक इसका इनर सर्किल होगा, ऐसा एक सर्किल होगा, ये इनर सर्किल हो गए, इसको क्या कहेंगे, इनर सर्किल, जो सबसे क्लोजली एसोसिएटेड होगा, जो फ्रंट रनर होगा। अब मान लीजिए कि सीबीआई बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर लेती है बम कांडों की, तो सीबीआई को पहले अगर हम दे दें यहाँ पे कि चलो भाई तुम करते रहे हो, तुम्हारे पास इसका स्पेशलाइजेशन ज्यादा है, तो बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो आप यहाँ आना। लेकिन अब एनआईए भी बन गई है,
तो एनआईए इसके बाद रहेगी। इसके बाद एक सर्किल होगा इंटरमीडिएट सर्किल, ठीक है। यहां पे हम एनआईए को दे सकते हैं कि ये जो है डाटा पहले ये जांच कर ले और ये डाटा किसको दे दे आगे कि आप भी कुछ हेल्प करो। अल्टीमेटली सभी एजेंसियों का उद्देश्य क्या है? आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना। अब मान लो कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है तो दिल्ली पुलिस भी इसमें आ जाएगी। तो आउटर सर्किल में दिल्ली पुलिस यहां पे आ गई, दिल्ली पुलिस। अब एनआईए भी कुछ इन्वेस्टिगेशन करके दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच को भी कुछ दे देगी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये एक मॉडल है, आप इसको समझ सकते हैं एक मॉडल के रूप में कि भाई कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। लेकिन ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला कौन करेगा? एनसीटीसी। सो इन इंडिया देयर शुड बी एन इंस्टीट्यूशनल लाइक एनसीटीसी। भारत में एनसीटीसी जैसी संस्था भी होनी चाहिए, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, और इसके लिए प्रयास भी किया गया। जब पी चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे तो वो अमेरिका गए और पी चिदम्बरम कमेटी ने इसका अध्ययन किया बहुत ही अच्छे तरीके से, और उन्होंने इस बात को कोशिश किया कि एनसीटीसी यहां पर बनाया जाए। लेकिन उसका जो मॉडल प्रस्तुत किया गया था उसका राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बड़ा विरोध किया, ठीक है। और उसके विरोध का कारण जो है वो यही है कि एग्जैक्टली एक तरीके से जो हम देखें कि जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो किसी को भी उठाने का अधिकार दिया गया, तो मुख्यमंत्रियों को लगा कि ये तो बड़ा मुश्किल है, राजनीतिक आधार पर भी किसी को उठाया जा सकता है, और जब इसी एजेंसी के पास अधिकार है तो काफी विरोध हुआ। तो 13 से ज्यादा मुख्यमंत्रियों ने विरोध किया एनसीटीसी का, जिसमें हमारे आज जो प्रधानमंत्री जी हैं उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त विरोध किया था। इसीलिए एनसीटीसी भारत में स्थापित नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन एनसीटीसी की जरूरत यहां पर है। तो ये हम लोग रेकमेंड करेंगे कि हमें एक संस्था बनाना चाहिए जैसा अमेरिका में बनाया गया है। इसीलिए हमें एनसीटीसी की जरूरत है कोऑर्डिनेशन के लिए। ये बात समझ में आई? ये है को इसको परिभाषित करना जरूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल फिगर बना सकते हैं। अच्छा, वीडियो रुक गया है क्या? भारत में मुख्य समस्या शीघ्र कार्रवाई में देरी से ही हो। क्या नहीं सकता कि इसमें देरी नहीं होगी, इसके जगह कार्यों का वर्गीकरण ज्यादा बेहतर और कर सके। ऐसा होता है कि इतने बड़े देश में ना मल्टीपल एजेंसी होनी चाहिए, क्योंकि वर्कलोड बहुत है। सीबीआई पे वर्कलोड बहुत ही ज्यादा था, ठीक है, काफी सारा वर्कलोड था। तो इसलिए एनआईए के होने से फायदा ही होगा। अब देखिए, किसी किसी का तर्क था या किसी का ये विचार मन में आया था कि भाई क्या जरूरत है एनआईए को बनाने का, सीबीआई को ही और एम्पावर कर देते। देखो, सीबीआई का ऑलरेडी कानून नहीं है, और बहुत सारे सुधार के आयोगों ने कहा है कि इंटर स्टेट ज्यूरिसडिक्शनल बाउंड्री वाली अधिकार होनी चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से उसको एक ऐसी एजेंसी की हमें आवश्यकता थी जो इंटर स्टेट ज्यूरिसडिक्शनल बाउंड्री में काम करे। अब अगर केंद्रीय एजेंसी को ही ये अधिकार दे दोगे तो केंद्र सरकार का काम कौन देखेगा, और एक्स्ट्रा वर्कलोड हो जाएगा ना। पहले ही से वर्कलोड बहुत था, और केंद्रीय स्तर पर जो अपराध है उसका जांच कौन करेगा, प्लस इकोनॉमिक क्राइम भी वो देखती है, वो कौन करेगा। इसलिए यहां पे तर्क बनता है कि एनआईए जैसी संस्था होनी चाहिए। देखो, वो जो यूनियन टेरिटरी है ना दिल्ली, अंकित, जो मैंने स्टोरी आपको बताया था, वो क्या है, वो क्या है, दिल्ली में ऐसा करती है। और अगर राज्यों में भी अगर होगा, तो अगर बम कांड होगा तो वहां पे पहुंचेगी, राज्य सरकार से वो बात करेगी, राज्य सरकार कभी मना नहीं करेगी। बताओ कौन मुख्यमंत्री होगा जो कहेगा कि हाँ बम कांड हो गया, तुम मत आओ, कोई बात नहीं, कभी करेगा ऐसा? यूजुअली ऐसा होता है। अब जैसे देखो, अभी आप लोग क्या है, एकदम छोटे से बच्चे जैसे सिस्टम में चीजें जुड़ी हुई होती हैं। जैसे मान लो एसपी को गोली चलाने का भी अधिकार नहीं है, तो क्या वो गोली नहीं चलाता है?
एक एक गोली का हिसाब रखना पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर का हेड डीएम है, डीएम कहेगा फायर तो फायर, वरना नहीं। बंदूक रखना है, चलाना नहीं है। लेकिन एसपी क्या है, गोली चलवा देता है, बाद में डीएम साहब साइन करते रहते हैं। अब डीएम एसपी का झगड़ा ही हो जाए तब कोई चीजें होंगी, ठीक है। अगर ओनली सीबीआई होगी तो वो केंद्र की पुछल्ली बनकर रह जाएगी। केंद्रीय एजेंसी को नहीं कर सकते ना, बात समझिए। हमें एक इंटर स्टेट जुरिस्डिक्शनल बाउंड्री वाली चाहिए, और केंद्र में भी होना चाहिए। उसका लॉजिक मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं कि क्यों जो है केंद्र में संस्था होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात है, इसका ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट करने के लिए एनसीटीसी की बात आप करिएगा। एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं जो आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। क्या कारण है कि गवर्नेंस या पुलिस गवर्नेंस के स्तर पर एनआईए और सीबीआई का विवाद बढ़ता जा रहा है? इसके समाधान हेतु अपने विचार व्यक्त करें, ठीक है। वन 150 वर्ड्स, ठीक है। परमहंस यादव जी बताइए ना, रिक्वेस्ट क्या है? एनआईए को बनाए बिना राज्यों की सहमति के वैसे एनसीटीसी को भी बनाया जा सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है, और कभी ना कभी बनेगा ही। इसके बिना काम नहीं चलेगा। विवाद जितना बढ़ेगा ना, इससे और प्रॉब्लम होगी। तो आप सजेस्ट करोगे कि भारत में एनसीटीसी होना चाहिए, लेकिन एनसीटीसी का अपना अलग विवाद है, वो भी पढ़ेंगे अभी कि एनसीटीसी को लेकर के प्रॉब्लम क्या है फेडरेशन में, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बातें भी उसमें होंगी, सब कुछ देखेंगे हम लोग, ठीक है। नहीं, एनसीटीसी अभी तक नहीं बन पाई है इंडिया में। अमेरिका में ये है 2004 से। ठीक है, चलिए। तो इस प्रश्न को आप प्रिपेयर करिएगा। अब जो मामला था दूसरा, उसको हम लोग देखेंगे, है ना। दूसरा एक मामला, उसके लिए क्वेश्चन मैं पहले ही आपको लिख देता हूं, और एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल, देखो व्यवहारिक भाषा में ही मेंस का आंसर लिखना है। यूपीएससी में क्वेश्चन आता ही नहीं जिसमें किताबी बातें आप लिख पाएंगे। व्यवहारिक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्यवहारिक भाषा में आपको आंसर करना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है, एनसीटीसी बन गई तो बहुत होना चाहिए, लेकिन ठीक है। तुषार अहिर जी कह रहे हैं सर प्लीज ये क्वेश्चन समझा दो। अरे ये पढ़ाया ही तो ऐसे ही समझा, हमारे क्वेश्चन में समझाने का कुछ है? तो क्यों विवाद है तो बताया है, पॉइंट टू पॉइंट बताया है कि जो काम पहले आप बताओगे कि एनआईए क्या है इसमें सबसे पहला, उसके बाद बताओगे कि सीबीआई क्या है, उसके बारे में थोड़ा लिखोगे। अब 150 में है तो कम लिखना, मान लो कि ये 250 का हो जाता है तो थोड़ा ज्यादा लिख देना। ऐसा बीच में लाइन खींच करके इधर एनआईए और इधर सीबीआई, इन दोनों के बारे में बता देना। आप महारथी हो गए, ये कहां से आई, कैसे हुआ, इसके बारे में बताओ। फिर उसके बाद बोलो कि जो काम सीबीआई कर रही थी वही काम दे दिया गया एनआईए को।
है। उसके बाद इधर कुछ संशोधन करके इंडिया से बाहर भी करने को दे दिया गया। वो काम पहले से एक संस्था कर रही थी, तो विवाद तो होगा ही होगा। ठीक है, आपको हमने दिल्ली के एग्जाम्पल बताया, बॉम्ब ब्लास्ट का ऐसा हुआ तो कई मल्टीपल एजेंसी आ गई, तो ऐसी समस्याएं हो रही हैं। ठीक है, और इस तरीके से प्रॉब्लम होती है, इस तरीके से दिक्कत होता है। हाँ, मेरा भी कोचिंग है, प्राइवेट कोचिंग क्या होता है? अभी क्या आप सरकारी कोचिंग में पढ़ रहे हो क्या? हमारा भी संस्था है जिसका नाम है रीड IAS, इसका मतलब है री इन्वेंटिंग एजुकेशन। ठीक है, मैं उसी में पढ़ाता हूँ। पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे यहाँ होता है। ठीक है, राइट। तो इस तरीके से बताओ, और फिर सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन भी बता दिया। अपने विचार व्यक्त करें तो एकदम अपना वाला मत देना, जैसे कमेंट उमेंट में विचार व्यक्त करते हो ऐसा नहीं लिखना है, एग्जैक्टली वो लिखना है जो हमने यहां बताया। कॉपीराइट का मामला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, NCTC की चर्चा करेंगे इसमें कि ऐसी संस्था जब तक हम लोग नहीं बनाएंगे ना, जो इसके कोऑर्डिनेशन के लिए काम करे, कॉन्सेप्ट यहाँ आपको बताया ना, तो ये सब काम जब होने लगेगी, इसको कोई एक परिभाषित करने के लिए, तब जाके चीजें हो जाएंगे। हैं, चलिए अगला एक जो है प्रॉब्लम, वो संघात्मक स्तर पर है। ठीक है, हाँ बिल्कुल पॉइंट में लिख सकते हैं। हाँ, मेरे ही स्टूडेंट थे गंगा सिंह, उनको मैंने गवर्नेंस एथिक्स ये सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये है कि NIA को लेकर संघ राज्य का, संघ डैश राज्य का विवाद क्या है? इसके समाधान हेतु उपाय बताएं। समाधान हेतु उपाय बताएं। ये 150 शब्द का या 250 शब्द का होगा। ठीक है, वीडियो नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, मत देखो थोड़ा देर, फिर जब चलेगा तो देखना, है ना। तो भाई ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जैक्टली और हम लोग इसके लिए थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, तो फिर फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पढ़ेंगे वैसे ही उठा करके वहां लिखना है, कट पेस्ट एक तरीके से आपको करना है पूरे तरीके से। ठीक है, चलिए देखते हैं। NIA बनाम राज्य सरकार। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है कि इसमें विरोध झगड़ा क्यों है। ठीक है, क्यों ऐसा चैलेंजेस होता है, डिस्प्यूट ऐसा क्यों है, विवाद स्टेट गवर्नमेंट क्यों ऐसा करती है, कानून एवं व्यवस्था एक राज्य सूची का विषय। ठीक है, NIA केंद्रीय कानून से बनाया गया है, केंद्रीय कानून से बनाया गया है। और इसके लिए
राज्यों की सहमति नहीं ली गई है। ठीक है, तो राज्यों की हाँ ठीक है परमहंस, मैं समझ गया हूं, अब बात मुझे समझ में आ गई इतने दिनों में, है ना। देखिए, एनआईए केंद्रीय कानून से बनाया गया है और इसके लिए राज्यों की सहमति नहीं ली गई है। ठीक है, तो ऐसा है कि संविधान में क्या प्रावधान है। संविधान में प्रावधान ऐसा है कि अगर आपको राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है तो आधे से अधिक राज्यों की सहमति आपको लेनी चाहिए। ठीक है, और अगर हम देखें कि जैसे पंचायती राज एक राज्य सूची का विषय है, तो पंचायती राज के लिए जो कानून बनाया गया था 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसे आधे से अधिक राज्यों की सहमति उसमें ली गई है। लेकिन एनआईए एक्ट के लिए आधे से अधिक राज्यों की सहमति नहीं ली गई है। और मैंने आपको बताया था कि पी चिदम्बरम ने अमेरिकी अधिकारियों से बात करते हुए केबल लीक्स के तहत कुछ बातें लिखी थी और उसमें ये कहा गया था कि जो एनआईए है ये गैर संवैधानिक है। ये खुद होम मिनिस्टर के द्वारा कहा गया और ये विकी लीक से ये मामला सामने आया था। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था के लिए, इंडियन फेडरेशन के लिए ये कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है अपने आप में। ठीक है, तो ये ध्यान देना चाहिए। इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट हमें ध्यान देना है एनआईए के केस में, ठीक है, कि राज्यों का यह भी विरोध है कि एनआईए, अब लिख लिए हैं, यह भी विरोध है कि एनआईए किसी भी मामले पर हस्तक्षेप कर सकती है और राजनीतिक आधार पर इस संस्था का दुरुपयोग संभव है। ठीक है, तो दुरुपयोग हो सकता है, हाँ, ऐसी चिंता राज्यों के स्तर पर है। हाल फिलहाल में जो चेंजेस हुए उससे और चिंता बढ़ गई। ठीक है, हाल के दिनों में आपको पता है कि पिछले वर्ष क्या चेंजेस हुआ। हाल के दिनों में एनआईए को और सशक्त बना दिया गया है। और यूएपीए कानून, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए कानून के तहत किसी भी पदधारी को
बिना पूर्व सूचना व वारंट के हिरासत में लेने का अधिकार दिया गया है ना। पदधारी को बिना पूर्व सूचना व वारंट के हिरासत में लेने का अधिकार दिया गया है। इससे राज्य के मुख्यमंत्री भी भयभीत हैं। और ऐसा माना जाता है कि भाई पॉलिटिक्स के आधार पर, राजनीतिक आधार पर दुरुपयोग हो सकता है, खास करके विपक्षी दल चिंता में होते हैं। विपक्ष की चिंता है। केंद्र के विपक्षी दलों से शासित जो राज्य है वहां पर ये चिंता है, और एक तरीके से ये फंडामेंटल राइट के भी अगेंस्ट में काम कर सकता है, क्योंकि आपको संवैधानिक अधिकार है कि भाई आपको कोई अरेस्ट करेगा तो 24 घंटे में उसको प्रस्तुत करना है, आप अपने मन पसंद के लॉयर रख सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो कहीं ना कहीं मूल अधिकारों का भी हनन या उल्लंघन ये करती है, ये भी विरोध का विषय बनता है। मूल अधिकार, नागरिक स्वतंत्रता के विरुद्ध ये कार्य कर सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हमने देखी कि भाई क्या स्टेट गवर्नमेंट में और एनआईए को लेकर के क्या प्रॉब्लम है। तो राज्य सूची का विषय है, लेकिन राज्य से पूछा नहीं, ये अपने आप में गलत है, और आधे से अधिक राज्यों की सहमति होनी चाहिए। अब तो और भी ज्यादा इसको कर दिया गया एम्पावर्ड 2019 से, तो कुछ भी कर सकती है, इस तरह की बात है। विपक्ष को इससे ऐसा लगता है, और ये फंडामेंटल राइट्स के भी अगेंस्ट में है, कई चीजें इसके लिए हैं। अब क्या होना चाहिए? अब जैसे ऐसा किया गया, तो क्या ये केंद्र सरकार ने कुछ अति किया है? अब इसके बारे में बात करना है। और अगर अति किया है तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के पास केस नहीं गया होगा। कितने केस गए एनआईए के विरुद्ध। जब खुद ही विकीलीक्स का मामला सामने आया था ना, तो बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट के पास गए, पहली नजर में ही रिजेक्ट कर देता है। जज भी जानते हैं कि अगर दिल्ली में शांति से बैठे हैं वो, उनका भी घर द्वार ठीक है, तो कोई ना कोई सशक्त संस्था चाहिए जो इन्वेस्टिगेशन अच्छा कर पाए। राज्य की पुलिस कैसी होती है, अगर वो इन्वेस्टिगेट करेगी तो क्या होगा आपको मैं बता चुका हूं। उनका हेल्थ कैसा होता है, बुद्धि कैसी होती है ना। और पेट्रोलिंग करने वाला इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा तो क्या दिमाग चाहिए ना यार, दिमाग लगाना पड़ेगा। कम्युनिकेशन का गैजेट्स अच्छा होना चाहिए, तेज तर्रार चाहिए, इंटेलिजेंट ऑफिसर्स चाहिए। वो सब तरीके से काम करने से बात होगी नहीं जिस लेवल पे हम लोग सामान्य मामलों को देखते हैं। क्या सही में वर्क करने के लिए एनआईए और सीबीआई में डिस्प्यूट है? जितेंद्र कुमार, अरे अभी मैंने इतना सारा बताया, एग्जाम्पल बताया। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, उस समय दोनों भिड़ गए थे, उसके बाद पार्लियामेंट में बात उठी, इतने बात सुनाई नहीं दिया आपको, या लेट से ज्वाइन किए हो? विशेष धन्यवाद सर विवेक पांडे। मैं रिकॉर्डिंग क्लास देखता हूँ, आपके पढ़ाने कार्य संस्कृति को देखकर धन्यवाद ज्ञापित करने का मन किया। जगह तो गवर्नेंस तो 10 क्लास में ही समाप्त कर देते हैं, आपने सही मायने में पढ़ाया है, धन्यवाद। थैंक यू विवेक, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। आप लोग को अच्छा लगता है, और जो थोड़े ऑनेस्ट बच्चे होंगे, जो सिंसियरली
एग्जाम देंगे, वो एग्जाम जब देंगे तो उनको फील होगा, ठीक है। यदि कोई किसी को गिरफ्तार करता है तो उसे सूचना देना होता है क्योंकि उसका मूल अधिकार है। हाँ वो है, बट उसके अगेंस्ट में ये है ना, वो बिना सूचना दिए हुए सब कर लेती है, और वो सब जितना चीज मूल अधिकार में पड़े वो सबको हटा सकती है, ठीक है। और आंसर राइटिंग के लिए एक बार बताएंगे, एक दिन बताएंगे, अब नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, क्योंकि अभी ये इसको देख लेते हैं ना, तो वरना ये बीच में रह जाएगा। और आपके ऑप्शनल के भी बारे में बताएंगे, सब चीज धीरे धीरे होगा, चिंता ना करें, ठीक। तो ये हमने देखा कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। एग्जैक्टली स्टेट्स क्यों विरोध करते हैं, तो ये राज्यों के तर्क हैं। यहाँ पे जो विवाद आप लिखे हो, ये विवाद क्या है, राज्य के तरफ से तर्क दिया गया है, राज्यों का ये तर्क है, लॉजिक है, इससे जो है डिस्प्यूट बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब बात यह है कि क्या ये हमने खराब किया क्या। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि क्या केंद्र सरकार ने एनआईए बनाकर अतिक्रमण किया है, अतिक्रमण किया है, या राज्यों में हस्तक्षेप किया है, क्या ऐसा है क्या, ये बात देखना है। और क्या जैसे कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि क्या आज के जो प्रधानमंत्री हैं ये इन्होंने ऐसा किया है क्या। एनआईए कब बना है, मनमोहन सिंह जी के जमाने का है, तो ये पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है, वो सारे तर्क उठा करके डाल देना है कि क्या मसला है। कानून व्यवस्था राज्य सूची का है, लेकिन केंद्र के पास पुलिसिंग की संस्था का होना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें पॉइंट यही है कि ऐसा नहीं है कि केंद्र ने हस्तक्षेप किया, ठीक है। ये आपको, चूंकि आप आंसर जब भी लिखोगे तो आपको तर्क वितर्क करना पड़ेगा कि क्या राज्य ये विरोध कर रहे हैं जो आपने देखे, तो क्या ये स्टेट पर केंद्र का एग्रेशन है, अतिक्रमण है, क्या ऐसा हुआ है। तो इसका सवाल उठता है कि वास्तव में यह राज्य पर हस्तक्षेप नहीं है, है ना, बल्कि आज की आवश्यकता है। तो बता देना यार कि आज कितना कांड हो रहा है, उरी है ना, पुलवामा, कांड पर कांड हो रहा है। और आर्टिकल 355 कहता है कि संघ राज्यों की सुरक्षा और संरक्षा करेगा। तो संघ कैसे कर पाएगा, ठीक है, किस तरीके से वो करेगा, है ना। और भले ही लॉ एंड ऑर्डर राज्य सूची का विषय हो, लेकिन आपको हमने पहले ही बताया है कि जो गोला बारूद है या प्रिवेंशन डिटेंशन है, ये संघ सूची का विषय है। भले ही पुलिस या इन्वेस्टिगेशन राज्य सूची का विषय हो, लेकिन हमने आपको बता रखा है कि पुलिसिंग की प्रक्रियाएं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दहेज से रिलेटेड, सीआरपीसी, वो क्या है, वो सब समवर्ती सूची में है, और समवर्ती सूची में संघ का चलता है, ठीक है। एग्जैक्टली इस तरह से तमाम बातें हम देख सकते हैं, और ये तमाम चीज इसमें हम उठा करके कह सकते हैं और रख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मुद्दे हम इसमें डाल सकते हैं। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं कि क्यों केंद्र के पास पुलिस की एजेंसी होनी चाहिए। तो आप, मैं लिख देता हूं, प्रीवियस क्लास जो सबसे पहला क्लास पढ़ाया था ना, औचित्य वाला, कि केंद्र में है उसका क्या औचित्य है, उसका यहाँ पे कट पेस्ट करके डाल दीजिएगा, ठीक है। तो क्या औचित्य है, इसको यहाँ पर डालना है कि रेशनल क्या है, रेशनैलिटी क्या है, क्या क्या तर्क हैं, वो सारे पॉइंट्स, वो सारे बिंदु दे करके ये हम लोग बताएंगे कि साहब ये हस्तक्षेप नहीं है, ये आज की जरूरत है, ठीक है।
अगर ये ना रहें ऐसे एजेंसी तो काम आज नहीं हो पाएगा। इसीलिए मोदी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, आतंकवाद जो है वो अब रह गया है कश्मीर तक। पहले क्या सुनते थे, यहाँ ब्लास्ट हुआ, वहां ब्लास्ट हुआ, कभी जयपुर में ब्लास्ट हुआ, कभी इधर ब्लास्ट हुआ। अब क्या सुनाई देता, पकड़े गए, ये लोग पकड़े गए, ब्लास्ट करने वाले थे, अब ये सुनाई देता है। और वहां पर भी सब क्या है, कश्मीर में भी, दक्षिणी कश्मीर में ही टेररिज्म थोड़ा सा रह गया है। और 3,000 से ज्यादा पोस्टर बॉय थे, सबको ठोक ठाक के ठीक कर दिया गया है। कुछ ही बचे हैं, सैकड़ों में है, काम तमाम हो जाएगा 1-2 साल में। एकदम शुद्धता के साथ जो है ना, इसको इंटरनली प्यूरिफाई या सैनिटाइजेशन जिसको बोलते हैं, उस तरीके का काम होगा। तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये अब आज की आवश्यकता है, या आप ये कह सकते हैं कि आवश्यक बुराई है। यूपीएपीए नहीं, यूएपीए, कोई और भी संस्था, बिल्कुल बहुत सारी एजेंसियां कर सकती है ना। अंकित कुमार, एनसीटीसी आने से राज्य सरकार विरोध क्यों करती है, इसका राजनीतिक कारण बताया गया है। हम पढ़ाएंगे एनसीटीसी, अंकित बात होगी एनसीटीसी पर। अभी तो पहले बताना है कि एनसीटीसी होना चाहिए फॉर द कोऑर्डिनेशन, राइट। अब क्या है, सॉल्यूशन क्या है। नहीं होगा केस ना, रोकी, केस नहीं होगा। ऐसा तो बहुत सारा चीज है ना, जैसे जम्मू कश्मीर में 1990 से आफ्स्पा कानून लागू है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में 1958 से लागू है, पंजाब में 1983 से था, वो हटा दिया गया। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, शूट एट साइट है, देखते ही गोली मार देने का अधिकार, उसमें केस ही नहीं होता है, ठीक है। उस कानून के तहत दिया गया है ना अधिकार उसको, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, जैसे लश्कर तोयबा, जैसे मोहम्मद, ये सब जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, उन सबको ये करती है घोषित। आतंकवादी गतिविधि क्या है, आतंकवादी गतिविधि में सहयोग कौन कर रहा है, आतंकवादी कौन है, इन सबको परिभाषित करने का काम एनआईए को ही है। मैंने लिखा था ना भूमिका में पहले ही। हाँ, आंसर चेकिंग का सिस्टम होगा, बात होगी उस पर। तो हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट का क्या तर्क है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें जो काम कर रही है ये एक तरीके से हस्तक्षेप नहीं है बल्कि आज की आवश्यकता है। और अब अगर विवाद है तो सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा अगर कुछ राज्यों का या मुख्यमंत्री का विरोध है तो उपाय क्या है, समाधान इसका क्या है। समाधान, सबसे पहला जो समाधान आप करिएगा कि एक जो आर्टिकल है 263, इसके तहत लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन पर एक इंटर स्टेट काउंसिल का गठन होना चाहिए जो कोऑर्डिनेशन के लिए काम करेगा। आर्टिकल 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन करना चाहिए, जो कानून एवं व्यवस्था तथा अन्वेषण के विषय पर समन्वय का कार्य करेंगे, राइट। सो देयर शुड बी ए इंटर स्टेट काउंसिल फॉर द कोऑर्डिनेशन रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन, है ना, विद द यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक। एक तो ये हम कर सकते हैं। दूसरा, ठीक है,
दूसरा पॉइंट जो जरूरी है, खूब सारा सम्मेलन करवाइए लॉ एंड ऑर्डर पर। अखिल भारतीय स्तर पर डीजीपी का सम्मेलन है ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का सम्मेलन, खूब सारे कोऑर्डिनेशंस होने चाहिए। अखिल भारतीय स्तर पर कानून एवं व्यवस्था के लिए सम्मेलनों का आयोजन होना चाहिए। ठीक है, तो सम्मेलनों का आयोजन में क्या कैसा कैसा होगा, जैसे डीजीपी का सम्मेलन, एसपी का सम्मेलन है ना, चीफ सेक्रेटरी का सम्मेलन बुलाइए, चीफ मिनिस्टर का सम्मेलन, खूब सारे कोऑर्डिनेशन इससे बढ़ेगा। जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा यूनियन और स्टेट्स के बीच में उतना ही बेहतर होगा, और राज्य फिर समझेंगे कि देखो भाई ये तुम्हारे सहयोग के लिए है। और एनआईए के पास इतना टाइम नहीं है कि छोटे मोटे चोरी फिरौती के मामले में जाकर एनआईए जांच करने वाली है ना, और कोई इसके ग्राउंड पे पॉलिटिक्स होने वाला नहीं है। और केंद्र सूची राज्य सूची से ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो जनता का हित है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुकी है, वरना सुप्रीम ही कोर्ट भंग कर देता है इसको, है ना। आप पढ़े हो कि भाई जुडिशियल रिव्यू, या पढ़ोगे जुडिशियल रिव्यू कब हो सकता है, जब केंद्र सरकार कोई ऐसा कानून बना दे राज्य सूची पर और राज्य आधे से अधिक राज्यों की सहमति न ले तो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। लेकिन कहां सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया है। सुप्रीम कोर्ट भी ये बात जानती है कि कायदे से एग्जैक्टली ये सब चीजें जो हैं यहाँ पर संभव नहीं है। राज्यों का पुलिस बल सुधरने वाला नहीं है, बहुत पुराने धुराने तरीके से काम करता है। तो एक संस्था ऐसी है तो ये जरूरी है, और इस तरीके से हमें जो है इसको बनाए रखना चाहिए। पुलिस एक्ट में चेंज क्यों नहीं कर सकते, और संसद की सहमति का क्या जरूरत है, संसद ही करेगी ना। रविशंकर पांडे जी, संसद ही इसका काम करेगी, ठीक है ना, उसकी सहमति की जरूरत नहीं है। बहुत ऐसा है, देखो जहां पे भी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लागू होता है विनय, या जहां पर भी पुलिस की एजेंसी को अधिक अधिकार दिया जाता है तो मूल अधिकार मानवाधिकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और इरोम शर्मिला चानू जैसी स्थिति होती है ऐसा। और लेकिन फिर भी देखो इसके बिना नहीं चलेगा ना, आवश्यक बुराई है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो चलाना मुश्किल होगा। होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसका कंक्लूजन यही है कि उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। अब मैं फंडामेंटल राइट पढ़ा नहीं रहा हूं, वरना मैं वो सब चीज आपको बताता थोड़ा कि गवर्नेंस में क्या यूज होगा, या कभी आगे मौका मिलता है तो देखते हैं, बात करेंगे आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। आपको बताएंगे कि क्या पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस में चेंजेस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे, उसको आगे बात करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी सिर्फ दो बातें की। सबसे पहले कि एक तो इंटर स्टेट काउंसिल बनाइए, दूसरी बात हमने ये की कि ऑल इंडिया लेवल पर खूब सारे कॉन्फ्रेंसेस होने चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात जो हम लोग करेंगे, ठीक है, वो ये कि लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो भी समवर्ती सूची के
विषय हैं या संघीय सूची के विषय हैं उनको हाईलाइट करके प्रचार प्रसार करना चाहिए। ठीक है, कानून व्यवस्था से संबंधित है ना समवर्ती सूची और संघीय सूची का प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिससे नागरिकों में जागरूकता को बढ़ाया जा सके। जैसे सब जो माहौल बनता है ना, हमने पहले भी आपको कहा था कि एग्जैक्टली इस तरीके से बातें हुई हैं पहले भी, जैसे सीबीआई के लिए कि प्राइम मिनिस्टर का तोता है या कैरेट ऑफ द प्राइम स्टीक ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, वो सभी नल एंड वाइड है, उसका कोई महत्व तो नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के पास भी लोग जा चुके हैं, केसेस लेके डांट के भगा देता है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार भगाया कि जाओ अपना चेहरा देखो पहले, अपने यहाँ का पुलिस सुधारो, ये नहीं रहेंगे तो आपका काम नहीं होगा। और आशीष कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वी राज्यों में एनकाउंटर जो होते हैं उसके लिए विरोध किया। वो करती है ना, कि गलत किलिंग हुई है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर भी कहा गया है। बट इसके बावजूद भी हटाना संभव नहीं है ना, इम्पॉसिबल है, नहीं हटा सकते जब तक कि चीजें बहुत कंट्रोल में ना आ जाएं। अन्यथा इसीलिए हमने कहा ना, ये एक तरह से नेसेसरी ईवल है। अफ्स्पा कानून जो है नेसेसरी ईवल है, ईवल है लेकिन नेसेसरी है, बुराई है लेकिन आवश्यक है। तो बहुत अच्छा तो कुछ होगा नहीं, खराब, बहुत खराब और खराब में से चूज करना होगा तो खराब लेंगे। गवर्नेंस वही उसी से चलाया जाता है। नीतू, केंद्र सरकार की सहमति की बात कहां कर रहे हैं? केंद्र सरकार ने कानून बनाया, राज्य सूची का विषय है तो राज्यों की सहमति की जरूरत है ना, यहां पर वो उसकी बात हो रही है। उसके इसीलिए तो विरोध हो रहा है ना कि हमसे पूछा नहीं और हमारे मामले पर कानून बना दिया। आप उल्टा उसको देख रहे हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ाइएगा तो आप लोगों का ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा जो हो रहा है। ठीक है, देखो यार, मैं समवर्ती सूची और संघ सूची ये सब बताने के लिए नहीं आया हूं। ये सब बोलते हो तुम लोग ना, तो पढ़ाने का सच अब चलो देखो यार जो बात अरे लिस्ट पढ़ो, 7वें अनुसूची में दिया गया है ना, राज्य सूची में राज्य सरकारें काम करती हैं। ठीक है, और उस पर प्रशासनिक काम, कानून बनाने का काम, ठीक है, संघ सूची में केंद्र सरकार करती है, समवर्ती में दोनों करती है। ठीक है, कोई भी पॉलिटी का झोला छाप गाइड भी पढ़ोगे तो ये सब मिलेगा, लूसेंट गाइड भी पढ़ोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट यही है कि इसका खूब एडवर्टीजमेंट होना चाहिए ताकि नागरिक ये जान पाए कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। और जो भी पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं या विपक्ष अगर ऐसा कुछ कहता है तो नल एंड वॉइड है, उसका कोई महत्व तो नहीं है। एनआईए का होना एग्जैक्टली आवश्यक है। ठीक है, ये सारी बातें इसमें ध्यान रखनी चाहिए। और क्या है, जब राज्य सरकारें बिना दबाव के तैयार हो जाएं, जब राज्य सरकारें बिना दबाव के तैयार हो जाएं तो आधे से अधिक
राज्यों की सहमति ले लेनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही कॉन्फ्रेंस वगैरह करेंगे या एग्जैक्टली हम जब देखेंगे, जब बात करेंगे, तो उस केस में क्या होता है कि एक तरीके से स्टेट कन्विंस होने लगेंगे कि हाँ ये पॉइंट तो है कि हमारे हेल्प करने के लिए हैं। एक जो है मतलब वर्क ऑफ एक्शन एंड वर्क कल्चर एक डेवलप हो जाएगा। तो जब बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए स्टेट्स का, तो आधे से अधिक राज्यों की सहमति ले लीजिए ताकि विवाद ही खत्म हो जाए कि केंद्र सूची का है कि राज्य सूची का, और इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। और फाइनली जरूर ये बात बताइए कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ। सब कुछ जो है वो राज्य में ही है। केंद्र के अपने अलग नागरिक नहीं है और केंद्र के अपने अलग क्षेत्र नहीं है। अलग क्षेत्र व नागरिक केंद्र के नहीं होते। अतः केंद्र या संघ राज्य को, केंद्र या संघ राज्य को सहायता ही करता है। ठीक है, इस तरीके से अपनी बात को कहेंगे। राइट, चलिए, तो अब ये जो क्वेश्चन था है ना, यहां पर जो सवाल पूछा गया था कि एनआईए को लेकर संघ राज्य का विवाद क्या होता है, इसके समाधान हेतु उपाय बताइए। तो आपको ऐसे ही बताना है। कैसे फॉर्मेट करेंगे? एनआईए के बारे में पहले बताएंगे, एक आंसर लिखेंगे इसका। तो व्हाट इज एनआईए? पहले एनआईए का एक इंट्रोडक्शन, ये क्या है, क्यों है, कैसे बना, क्यों बना। अगर 250 में है तो थोड़ा बड़ा, कम है तो कम में, पॉइंट्स में हम थोड़ा फैक्ट्स डाल दिए। उसके बाद वैसे ही पढ़ाया आपको, विवाद क्या है या पॉइंट वाइज लिखे होंगे। ठीक है, इस तरीके से अपनी बातों को कहें। इसमें ये मुद्दा जरूर उठाएं कि केंद्र सरकार एनआईए बनाकर अतिक्रमण नहीं किया है, ये आवश्यकता है, औचित्य जो है ये सब डालिए। ठीक, और उसके बाद अगर विवाद हो भी रहा है तो सॉल्यूशन क्या है, समाधान का उपाय क्या है, इस तरीके से अपनी बात को यहाँ पर रख देना है। तो ये पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यही है, आज इतना ही है। ठीक है, और हम देखेंगे, ये भी आपको मैं पीडीएफ दे नहीं पाया हूँ, वो आज मैं अभी सब आपको दे देता हूँ, आप सब लोग तक पहुंच जाएगा। एनआईए वर्सेस सीबीआई। चलिए, आप कमेंट करिए। अब आपके हम कमेंट्स को लेते हैं और आप सब लोग को ये पीडीएफ अभी ड्रॉप भी कर देते हैं, आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, एक ग्रुप भी होना चाहिए व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम को कहने के लिए। हाँ, बात करिए, मैनेजमेंट से बात करिए। काफी है, क्लासेस बहुत है, इसकी जरूरत अब आगे नहीं पड़ती। चलिए, ये सब मैं प्रोसीजर कर दूंगा। आपके क्वेश्चन ले लेता हूं। गवर्नमेंट के कंट्रोल से होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, पूछिए, सवाल पूछिए। ठीक है पीयूष, देखता हूं, अभी तो बात नहीं हुई है मेरी, बात होगी तो मैं देखूंगा। एमपी पीसीएस में भी आता है, खूब सवाल आता है, बीपीएससी में भी आया था, एनसीटीसी पे सवाल आया था, हमारा 4th रैंक लाया था स्टूडेंट 2012 में।
थैंक यू देवेंद्र, थैंक यू। हाँ हाँ, 5वां पॉइंट को बिल्कुल लिखिए। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, 150 में हो जाएगा। टेलीग्राम पे मेरा तो ऑलरेडी ग्रुप है, आप एक टेलीग्राम पे ग्रुप ढूंढ सकते हैं, एकेडमिक डिस्कशन विद अभय सर, आपको मिल जाएगा। आप ऐसा करिए, अभय सरान एकेडमी वाले टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाइए, जिसमें बहुत सारे नोट्स हैं, वहां से नोट्स ले सकते हो। उसमें मैं उस ग्रुप का एड्रेस डाल दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा। पॉलिटिकल साइंस से करो मास्टर डिग्री, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। मैगजीन अगर पढ़ना हो तो आप क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं। अच्छी बात है आकांक्षा, आंसर लिखिए ना, लिखते लिखते धीरे धीरे होगा, पहले गलती होगा फिर धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। डीजीपी का सम्मेलन से तात्पर्य है कि अखिल भारतीय स्तर पर सभी राज्यों के डीजीपी को बुला करके बात किया जाए। कोई बात नहीं है, पहले वर्ड लिमिट ज्यादा होने दीजिए। हाँ जी दीपक, बिल्कुल बना सकती है, राज्य की अनुमति के बिना, क्योंकि भारत क्या है, संघीय प्रकार की संघात्मक व्यवस्था है, जिसमें केंद्र सरकार अधिक पावरफुल होती है। आयुष, आपका क्वेश्चन क्या है? अंजलि क्वेश्चन डालो। आशुतोष, आपका कमेंट दिख रहा है मुझे, अब आप पूछना क्या चाहते हो ये बताओ। हाँ, 80 पेज का नोट्स है, उसको पढ़िए। आई नो नॉनसेंस क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन परेशान करता है मुझे यूपीएससी प्रिपरेशन में इंग्लिश का क्या रोल होना चाहिए? बहुत ज्यादा देखो इंग्लिश का जरूरत नहीं है, बट आप ऑल इंडिया सर्विस में जा रहे हो तो थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए। नोट्स नहीं मिल रहा है टेलीग्राम पर, TEM करके होगा, अभय सरान एकेडमी ढूंढो या अभय सर ऑफिशियल, उसमें मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट ईयर मेरी क्लास है, अगले साल। आप लोग को अग्रिम बधाई अगले साल के लिए, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है हमारे तरफ से, और आपका नया साल जो है वो मंगलमय हो। आप सब बहुत अच्छे से, आपके जितने ड्रीम्स हैं वो सभी पूरे हो जाएं, ठीक है। नहीं, शिवा खुद से कोऑर्डिनेशन नहीं करेगी ना, दोनों का काम है, तो हमेशा जो है वो एक दोनों से दोनों पर एक्सरसाइज करने का कोशिश करेगी ना। कोई भी अपने सत्ता को थोड़ी खोना चाहता है। नहीं, कल मेरी क्लास नहीं है, अब आज के बाद मैं 5 तारीख को मिलूंगा मैं। हाँ, काम एक ही है इसलिए। चलिए, अच्छी बात है। थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप सब लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। ठीक है, पब्लिक एड का भी नोट्स है उस पे, हाँ बहुत सारे नोट्स हैं। पेपर 2 के लिए मेंस का भी नोट्स मैंने डाल रखा है। अच्छा, फर्स्ट टाइम लाइव है, अच्छी बात है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई हेमंत आपको समझने में? पहले भी जो पढ़े हो उसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। चलिए डिम्पल, कभी पूरे दिन पढ़ाएंगे, कभी छुट्टी के दिनों में लंबी क्लास ले लेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, थैंक यू। समझ आता है तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। थैंक यू प्रीत, थैंक्स, थैंक यू सो मच। पेपर 2 में 100 प्लस आराम से आ सकता है, 120, 123 ऐसा आ सकता है।
हाँ मैं कह रहा हूं ना 130 प्लस नंबर ला सकते हो। थैंक यू आकांक्षा। ठीक है डिम्पल, थैंक यू सो मच। जितेंद्र 13वीं बार क्या पूछ रहे हो? न्यू एजुकेशन पॉलिसी वर्सेस गवर्नेंस। गवर्नेंस और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है, अलग अलग चीज है। बंगाल वर्सेस सीबीआई। देखो सीबीआई जो बंगाल में गई थी ना बच्चे, वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे गई थी, वो मोदी जी ने नहीं भेजी थी, है ना। लेकिन फिर भी वहां पर विरोध किया गया, वो होना नहीं चाहिए था। आपको मैं ये सब बता चुका हूं। ठीक है विकास, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। मैं पॉल साइंस भी पढ़ाता हूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ाता हूं। अच्छा ठीक है ठीक है इंद्रानी प्रिया जी, थैंक यू। अरे 2 घंटे की क्लास बहुत है और सारी चीजें कवर ही की जाएंगी, कुछ छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है। थैंक यू विनय, थैंक यू सो मच। चलो आप लोगों का नया साल बहुत अच्छे से जाए, खूब आप अच्छी से अच्छी तैयारी करो। अब हम जो मिलेंगे आगे तो आपको ऑप्शनल के भी बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। और एसे के बारे में आपका जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और ये टॉपिक अब अगली क्लास जो होगी उस पर एनसीटीसी पर बात करेंगे। अभी कोई सॉल्व नहीं करता है चारू, विवाद तो होता है ऐसा आपस में, सॉल्व नहीं करता है। अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर कर देती है तो होता है। जैसे मैंने बताया ना कि एक बार दिल्ली हाई कोर्ट के सामने बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया था, है ना, गृह मंत्री ने, तो एनआईए फ्रंट रनर बनी। थैंक यू संदीप, गॉड ब्लेस यू। नहीं कल तो क्लास नहीं है। देखो क्रॉनिकल आप पढ़ो, ठीक है, क्रॉनिकल पढ़िए आप। हाँ जी हाँ जी, विदेश मंत्रालय का काम से इसको कोई लेना देना नहीं है, इसका अलग काम है ना। द हिंदू पढ़िए, और क्रॉनिकल जो है ना हिंदी में भी आती है, और उनके वेबसाइट से आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। ये तो विकास हमें नहीं पता, आपको जो भी प्रबंधन समिति में होंगे लोग वो बताएंगे, मैनेजर्स बताएंगे कि क्या कल से क्या क्लास है और कैसे है। अभी करंट मत पढ़िए, जिसको 2023 में देना है। हाँ पीटी में निगेटिव मार्क होता है। हाँ पीसीएस के लिए भी नोट्स होंगे हमारे, वो भी होगा, ठीक है। हाँ मेरी क्लास 5 तारीख से होगी, ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच। अब यहीं पे अपनी बात को विराम देते हैं, ठीक है। फिर आपसे 5 तारीख को भेंट होगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छा किसके कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया? रोहित का क्या कमेंट था, एक बार डालो। देखो इंटरनेशनली ग्लोबली जब भी कोई एक टीम बनती है ना जांच के लिए, तो बहुत सारी एजेंसियां जाती हैं हेल्प करने के लिए,
तो श्रीलंका गवर्नमेंट चाह रही थी कि लोग करें, तो यहां से कौन जाएगा, तो एनआईए गई, चूंकि अब उनको ये अधिकार दे दिया गया। अभी 22-23 में देने वाले को करंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं 3 दिनों के पीडीएफ आपको देने वाला हूं। ठीक है, 3 दिन के पीडीएफ आपके छूट गए हैं, मैं दे दूंगा वो। ठीक है, आसानी से आपको मिल जाएंगे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक